नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में हो रही लगातार गिरावट से कई निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड निवेश में नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में है तो क्या आपको फंड से एग्जिट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे आप बना सकते हैं पोर्टफोलियो से स्मार्ट एग्जिट की स्ट्रैटेजी। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। बाजार में जिस तरीके से करेक्शन का माहौल है, जैसे लोगों के पोर्टफोलियो लॉस में जा रहे हैं, लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार ऐसे बाजार में क्या फंड से एग्जिट करना सही है या फिर डटे रहे और बने रहे। इसी पर रहने वाली हमारी खास चर्चा। लेकिन सबसे पहले, किसी फंड में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, उसके बड़े कारण समझना सबसे पहले जरूरी है कि आखिरकार आपका पोर्टफोलियो डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। पंकज जी, जरा वो फैक्टर समझाइए जिससे हम समझ पाए कि फंड में नेगेटिव रिटर्न के बड़े रीजंस या कारण हो क्या सकते हैं। स्वाति जी नमस्कार, प्रवीण जी नमस्कार। स्वाति जी, देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से पूरे मार्केट पर असर पड़ता है, और वो कारण हो सकते हैं जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो, मार्केट की चाल हो, या ब्याज दरों में बदलाव हो, जियो पॉलिटिकल कुछ रीजन्स हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है। ये सब ऐसे कारण हैं जिसका पूरे मार्केट पर फर्क पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है इंटरनल, यानी कि जो फंड है, उस फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी शायद सही ना हो, उनकी जो फंड सिलेक्शन है, उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है, वो सही ना रहा हो समय के अनुसार। यानी ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बाकी फंड्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फंड जो है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये कारण होते हैं कि जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो, आपके जो फंड्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि क्या ये रीजन है कि आपका फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम कुछ डेटा पर नजर डालें, प्रवीण, हाल फिलहाल में खासतौर पर पिछले 6 महीने में या फिर इस साल के शुरुआती महीने में ही हमने बाजार में करेक्शन का एक दौर देखा है। जरा थोड़ा डेटा को समझाइए। आखिरकार ये जो हमने अक्रॉस द बोर्ड एक नेगेटिव रिटर्न का एक ट्रेंड देखा है, उससे क्या मालूम चलता है, और ये जो नेगेटिव ट्रेंड का रिटर्न है, जो मार्केट का करेक्शन पिछले 6 महीने में देख रहे हैं, कोई पहला दौर तो नहीं है। इससे पहले भी पिछले 5 साल में हमने कई ऐसे दौर देखे। तो इस बार का जो ये करेक्शन है वो पिछले कई करेक्शन से या गिरावट से क्यों अलग है और कितना अलग है? जी, नमस्कार स्वाति एंड नमस्कार पंकज जी। जैसे अभी पंकज जी ने बताया कि बहुत सारे रीजंस होते हैं स्वाति, कि हम नेगेटिव रिटर्न्स देखते क्यों है, मार्केट्स में क्यों गिरावट आती है। बट आई थिंक जो फंडामेंटली सबसे पहले जो निवेशकों को, मेरे ख्याल से बहुत सारों को अंडरस्टैंडिंग है भी, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत जरूरी है कि इक्विटी हमें जो ग्रोथ देता है वो आसान ग्रोथ नहीं होती है, वो नॉन लीनियर कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं। यानी कि जैसे हमारा कोई भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, आप पीपीएफ उठा लीजिए, ईपीएफ उठा लीजिए, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपको लगातार 6 या 7% रिटर्न दे रहे हैं। इक्विटी में हम कभी भी वो चाल नहीं देखते हैं। आज हमने +20 देखा तो -5 आया, फिर +8 हुआ तो -15 हुआ, +40 हो सकता है अगले साल। सो द नंबर 1 फैक्ट हियर इज कि इक्विटी में हम नॉन लीनियर ग्रोथ देखते हैं। और जैसे अभी आपने बोला कि, एंड पंकज जी ने भी बताया, दैट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इक्विटी मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। अगर हम पीछे अभी सितंबर लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो हमने मार्केट्स को लगातार काफी अच्छे पेस पे आगे चलते हुए देखा है। एंड खूब सारे ऐसे फैक्टर्स धीरे धीरे कंपाउंड होने लगते हैं जहां पे आके मार्केट्स में एक ब्रीदर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वो ट्रिगर का काम करते हैं। कई बार ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं और कई बार नेगेटिव। बट अगर हम सितंबर हाई से देखें लास्ट 6 मंथ्स में, अराउंड 26 सितंबर से 27 सितंबर टू 27 फरवरी, अगर हम ब्रॉडली लेके चलें तो हमने देखा कि निफ्टी में करीबन 14% का फॉल है। आज की फॉल को मिला ले तो स्वाति वो और अधिक हो जाती है। उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में हमने ज्यादा बड़ी गिरावट देखी। जैसे आप कंजम्पशन ले लीजिए तो हमने देखा था, उसके पीछे कारण था कि जीडीपी में हमने स्लो डाउन देखा है।
एक कंजम्पशन स्पेंडिंग में हमने स्लो डाउन देखा है। हमने मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में अगर आप देखिए तो करीबन 21 से 20% की फॉल है, जबकि निफ्टी में कंपैरेटिवली कम फॉल आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने डोनाल्ड ट्रंप जी के आने से लगातार एक अनसर्टेनिटी देखी है कि मैन्युफैक्चरिंग का या डिफेंस स्पेंडिंग का इंडिया में, एंड जो एक प्रोजेक्शंस होते हैं वो कई बार थोड़े से चेंज होने लगते हैं। देयर इज अनसर्टेनिटी की पॉलिसी सेम रहेगी नहीं रहेगी। तो इस तरीके के रीजन से हमने ये गिरावट देखी है। और अगर हम लास्ट 5 इयर्स का डेटा देखें तो हर बार कारण डिफरेंट होते हैं। मार्केट्स अपने कारण ढूंढ लेती हैं एक तरीके से, अगर हम बोले स्वाति, और वो करेक्शन आई है। लास्ट 5 इयर्स में अगर हम देखें तो हमने बड़ी करेक्शन पहले कोविड के टाइम पे देखी थी, जब जनवरी से लेके मार्च के बीच में 2020 में काफी गिरावट आई थी मार्केट्स में। तब निफ्टी 50 का अकेले फॉल 35% के करीब था, एंड बाकी इंडस्ट्रीज उससे ज्यादा ही गिरे थे, जहां पे हमने मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा फॉल देखी थी। करीबन स्मॉल कैप्स उस टाइम पे, अगर हम एक एवरेज कैटेगरी रिटर्न्स की बात करें तो करीबन 34% डाउन था स्मॉल कैप। मिड कैप कैटेगरी रिटर्न्स उस टाइम पे करीबन 30 to 33% डाउन थे। सेम हमने इस 5 ईयर के पीरियड में अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 में भी इस टाइप के फॉल्स देखे हैं, जब निफ्टी 16% से डाउन हुआ और बाकी इंडस्ट्रीज 17, 18, 19% से डाउन थे। सो मेरे ख्याल से स्वाति, जो हम फैक्ट्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इस तरीके की जो करेक्शंस है वो मार्केट का हिस्सा है। इस टाइम पे मेरे ख्याल से जो थोड़ा पेन पॉइंट बन रहा है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये फॉल एग्जैक्टली कब खत्म होएगी, ये करेक्शन का फेज कब खत्म होगा। एंड आई थिंक अभी हमें ग्रीन शूट्स की जरूरत है, कुछ ऑप्टिमिज्म की जरूरत है। जो अर्निंग्स अगर आगे चल के थोड़ी बेहतर होती है, कुछ कंजम्पशन स्पेंडिंग में बूस्ट आता है और क्लैरिटी होती है टैरिफ्स को लेके, मेरे ख्याल से वहां से थोड़ा सा हम मार्केट्स में एक ठहराव देखेंगे। मेरे ख्याल से एक ऑप्टिमिज्म आना शुरू होगा। बिल्कुल। और पंकज जी, ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि फंड से जब आप एक एग्जिट करने की सोचते हैं कि मुझे तो बहुत टाइम से नुकसान हो रहा है तो मुझे निकलना चाहिए किसी फंड से, मैं कब तक नुकसान झेल सकती हूँ, कब डिटरमिन करें वो टाइम या फैक्टर कब सही है? क्योंकि हमने आपसे शुरुआत में ये पूछा था कि किन वजहों से हो सकता है, पर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए वो एग्जिट करना कब सही है, कब वो समय है जब उसको लगेगा कि नहीं यही टाइम है जब मुझे निकलना है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने निवेश जो किया है वो बिना सोचे समझे कर लिया, यानी कि गलत निवेश आपने कर लिया, तो बिल्कुल आपको जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मतलब गलत निवेश से मेरा क्या मतलब है, आपको इक्विटी में निवेश नहीं करना था क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना था, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में पिछले कुछ समय में अच्छे रिटर्न्स दिखाई दिए और आपने एंट्री कर ली, और अब आपको एहसास हुआ कि आपको तो 1 साल में जरूरत है निकलने की। तो अगर वो आपकी चॉइस सही नहीं थी तो फिर किसी भी वक्त पर आपको वहां से निकल जाना चाहिए। हमने देखा यहां पर जो हम बात अभी कर रहे थे गिरावट की, देखिए जिन सेक्टर्स में, जिन थीम में या जिस मार्केट सेगमेंट में जितनी तेजी देखी गई थी उसी हिसाब से हमने गिरावट भी देखी। अगर स्मॉल कैप में टाइम था, मतलब अब से अगर हम पिछले 6 महीने पहले चले जाएं और फिर हम उसके पहले 1 साल की बात करते तो 70-80% का रिटर्न दिया था बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ने। ऐसे हम बात करें डिफेंस फंड की, तो डिफेंस फंड में चाहे वो एचडीएफसी डिफेंस फंड हो, स्पेशली एचडीएफसी डिफेंस फंड ही था जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। उसके बाद में हमने देखा कि गिरावट भी ऐसी देखी गई उन सेक्टर्स में। तो जिन निवेशकों ने गलती से गलत तरह की थीम जो उनके लिए सुटेबल नहीं थी वो चूज कर ली थी, या एक ही तरह के फंड्स में, एक ही तरह के सेगमेंट में बहुत ज्यादा एलोकेशन ले लिया था, तो उन्हें रीबैलेंस करना चाहिए। फंड से निकलकर हो सकता है कि उन्हें हाइब्रिड फंड में या फिर डेट फंड में जाने की जरूरत है तो वो करना चाहिए। तो एक तो मतलब ये है कि जो फंड्स हैं वो उनके लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो फंड्स हैं उस पर कैटेगरी सही हो। मैं आपको बताऊं, चलिए थीमेटिक फंड की बात रही है, स्मॉल कैप के फंड की बात करें तो ये थीम में सभी फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए। मैं फ्लेक्सी कैप फंड देख रहा था, फ्लेक्सी कैप फंड जहां पर इतना खराब रिटर्न आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न -23% रहा। और जब मैंने देखा कि पोर्टफोलियो कैसा है फंड का, तो उनका ऑलमोस्ट मेजर एलोकेशन मिड कैप में है। तो कई बार ये भी होता है कि फंड मैनेजमेंट की या फंड मैनेजर की जो स्ट्रेटेजी है वो सही नहीं है, तो इस केस में भी आपको उस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। चाहे आपने, हो सकता है कि उस वक्त निवेश कर लिया, आपको नहीं पता था, आप देखा कि अगर आप कंपेयर करें बेंचमार्क से
या उसके पेयर से, तो आपको मालूम चलता है कि ये फंड सही नहीं है। और जिस फंड मैनेजर ने अगर इस तरह की कॉल ली जब वैल्यूएशंस स्पेशली मिड कैप की, स्मॉल कैप की एक्सपेंसिव थी, और वहां पर आप फ्लेक्सी कैप में अपना ऑलमोस्ट 90% एलोकेशन रख रहे हैं, 80% एलोकेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको उस फंड के बारे में सोचना होगा। तो ये दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपकी चॉइस सही नहीं थी, और दूसरी बात, जिस फंड में, जिस स्कीम में आपने निवेश किया है, शायद वो आपकी गलत चॉइस है। तो बिल्कुल आपको समय रहते हुए यहां से निकल जाना चाहिए, सही फंड में या सही असेट क्लास में आपको निवेश करना चाहिए। यहां तक ये हो सकता है म्यूचुअल फंड आपके लिए सुटेबल ना हो, आपको एफडी की जरूरत हो, या आपको किसी और असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो भी अपना लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूरी है कि घबराहट में ना निकले, कि आपको पता है लॉन्ग टर्म का निवेश है, लेकिन इस वक्त पर क्योंकि गिरावट आ गई है, फंड भी सही है, आपकी स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, लेकिन आप डर के मारे निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि गिरावट जितनी आनी थी काफी हद तक हो चुकी है। अब यहां से आप बहुत ज्यादा गिरावट शायद ना देखें। वैसे तो मतलब कहा नहीं जा सकता मार्केट के बारे में, फिर भी घबराना नहीं चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है, तो स्पेशली फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, हाइब्रिड फंड में आप अगर बने रहें, तो शायद लॉन्ग टर्म Right, आपको sir. बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। हमने तो एक ब्रेकअप दिखाया कुछ देर पहले कि पिछले 3 महीने या 6 महीने में बाजार कितना टूटा, या निफ्टी 50 स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में कितनी गिरावट आई। पर एक पूरा 5 साल का अगर हम एक एवरेज रिटर्न देखते हैं प्रबलीन, वो कुछ और तस्वीर बयां करता है। मतलब लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, बाकी इंडस्ट्रीज का जो प्रदर्शन है पिछले 5 साल में वो अच्छा रहा है। दैट मीन्स अगर हम एक बड़ा फ्रेम ऑफ टाइम लेते हैं, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो बाजार ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। और बाजार के एक छोटे टर्म के या शॉर्ट टर्म के रिटर्न के बेसिस पर आपको अपने निवेश के फैसले नहीं रखने चाहिए। प्रबलीन जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति, आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम लोग जब निवेश की शुरुआत करते हैं, हम सोच के चलते हैं कि हमने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए पैसा लगाना है, और उसी हिसाब से आप इक्विटी की चॉइस आपको या तो दी जाती है या आप करते हैं। बट जब मार्केट्स में हम डाउन टर्न्स देखते हैं, तो हमारा थोड़ा सा इरादा डगमगा जाता है, बिकॉज सडनली इन्वेस्टर्स ने -20%, -30% रिटर्न नहीं देखे होते हैं। और क्योंकि आप 5 इयर्स की जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम February to February 2020 to 25 की जर्नी की बात करें, हम अगर निफ्टी 50 को ही उठा लें, तो इस 5 ईयर की जर्नी में सबसे बड़ी फॉल इसने करीबन 38.5% की देखी थी, जनवरी से मार्च 2020 में। उसके बाद 2021 अक्टूबर से लेके जून 2022 तक में निफ्टी 50 16.5% तक गिरा है। और इस टाइम पे अगेन कल तक 14%, और आज हम देखेंगे तो करीबन 15.5% की गिरावट है निफ्टी 50 में ओवरऑल। इसके बावजूद भी स्वाति, अगर हम 5 ईयर के SIP रिटर्न्स देखें, तो वो करीबन 14% पे खड़े हैं। और ये 14% रिटर्न इन 3 एब्सोल्यूट फॉल्स को मिलाकर उस स्कीम के बनेंगे, अगर आपने निफ्टी 50 में मान लीजिए पैसा लगाया होता। यहीं अगर हम मिड कैप को उठा लें, 150, मान लीजिए आपने सिंपल एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता, तो आपने 36% का फॉल, उसके बाद 19.5% का फॉल, और अब जाके अगेन करीबन ऑलमोस्ट 20% का फॉल विद स्टैंड किया होता। और इन फॉल्स को मिलाने के बावजूद, इसको झेलते हुए अगर आपने अपनी SIP को कंटिन्यू किया होता, तो आज भी आप 21 से 22% के रिटर्न्स पे बैठे होते। सो जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि एक जो नॉन लीनियर अप्रोच है इन्वेस्टिंग की, इसको समझना इक्विटी में बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से हमारे बिल्कुल रिटर्न बन ही नहीं सकते हैं अगर हमने इन डिप्स को ना देखा हो। एंड अगर हम स्वाति इसी पीरियड को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करके हम थोड़ा पीछे जाएं, कि हमने सितंबर 2024 में शुरुआत की होती, 2019 सितंबर में शुरुआत की होती, और हमने 24 में पैसा निकाल लिया होता, तो ये रिटर्न्स ऑलमोस्ट 8 to 10% हायर हैं, जिनमें अगेन ये 3 फॉल्स पूरी तरह इनकॉर्पोरेट हुई होती लास्ट फॉल छोड़ के। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए समझना कि अगर आपको रिटर्न बनाना है, तो बिना जो डाउन साइड देखे आपके रिटर्न्स बन नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्शंस है इन मार्केट्स फॉर SIP इन्वेस्टर्स, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी है। बट जैसे पंकज जी ने भी बोला कि आप राइट कैटेगरी में हो, राइट आपने स्कीम चुनी हो, और उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर सही होना चाहिए। आप प्लीज 2 या 3 साल का एक व्यू लेके ना लगाएं, मिनिमम 5 इयर्स का आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। एंड अगर आपने मिड एंड स्मॉल में लगाया है,
तो 7 years एंड अपवर्ड्स का एक्चुअली आपका टाइम होराइजन होना चाहिए। एंड आई थिंक फिर आपको मार्केट्स डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। सो आप फेयर वेदर फ्रेंड की फिलोसफी में मत जाइए कि अच्छे समय में साथ दिया और बुरे समय में नहीं। अगर आप मार्केट का बुरे समय में साथ देंगे तो मार्केट आपका साथ डेफिनेटली देगी आपके रिटर्न्स बनाने में। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए भी यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे अगर आप एक किसी फंड से निकलते हैं तो आपको एक्चुअली किन गलतियों से भी बचना चाहिए। इस पर दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेंगे छोटे से देर में। बने रहिए हमारे साथ। फंड में हो नुकसान तो क्या रहे आपका प्लान, इस पर चल रही है खास चर्चा। प्रवीण वाजपेयी और पंकज मटपाल हमारे साथ हैं, उनसे कर रहे हैं खास बातचीत। पर कई बार एंट्री का टाइम और एग्जिट का टाइम है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी एक पोर्टफोलियो के लाइफ के। जितना इंपॉर्टेंट एंट्री टाइम है उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जिट टाइम भी है। पंकज जी, किन गलतियों से बचना चाहिए जब फंड में आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं? आपने सोचा कि मेरा टाइम अब इस फंड में पूरा हो गया, तो कौन सी गलतियों से बचें? देखिए, अगर मतलब एक बात तो यह है कि आप घबरा के निकल रहे हो किसी स्कीम से, तो वो तो अलग बात है, आपको नहीं निकलना चाहिए। अगर आपने सही निवेश किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका जो भी गोल है उसके हिसाब से आपने स्कीम चुनी है, असेट क्लास चुना है। लेकिन अगर आपकी जरूरत है और इस वजह से आप निकलना चाह रहे हैं, तो एक बात जरूर देखें। पहली बात तो ये होती है कि कुछ स्कीम में एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपको फंड से निकलना है तो देख लें कि आप वो समय पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है, क्या कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल अभी भी है। कई बार ऐसा भी होता, नहीं देखते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही हो सकता है कि वो टाइम पूरा होने वाला हो और आप अनजाने में वहां से एग्जिट कर लें। इसका ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में फर्क होता है। तो ऐसे में अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि क्या आपका जो टैक्स लग रहा है वो कितना लगने वाला है। हो सकता है कई बार आप नुकसान भी देख रहे हो, पर क्या वो नुकसान इतना ज्यादा है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहा हूं उसके ऊपर, तो भी मुझे शायद कोई इतना नुकसान ना हो कि मैं वेट करूं उसके लिए, तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि जो टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आपको, उसको देखते हुए थोड़े समय तक और रुके रहना भी शायद आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो इसका भी आप ख्याल जरूर रखें। इस चीज को देखना जरूरी है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप एग्जिट करेंगे किसी फंड से तो कहाँ एंटर करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और आपको समय भी आपके पास है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आज आप निकल जाएंगे और उसके बाद में कहीं और दूसरी जगह निवेश करेंगे, शायद वहां पर फायदा आपको और भी कम हो। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर पैसा है तो अगर आपको जरूरत है तब ठीक है, नहीं तो निकल कर लगाना कहाँ है, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसकी अगर समझ नहीं है तो भी कई बार निकलना वहां से सही नहीं हो सकता है। तो इन बातों का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। और कई बार ऐसा भी करते हैं निवेशक प्रवीण, पैसा फंड से निकालते हैं और उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। जो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है किसी एक फंड का, वो कितना बड़ा एक जोखिम है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए? क्योंकि उसमें आपको टैक्स का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर आपके लिए जो एग्जिट लोड है जिसका भी पंकज जी जिक्र कर रहे थे, वो भी एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखते हैं। तो कई बार लोग अनजाने में आके कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे उनको जितना नुकसान फंड में नहीं हुआ तो उससे ज्यादा तो उनको बाकी वजहों से पैसे दे देने पड़ते हैं। जी जी स्वाति, मेरे ख्याल से ये तब होता है जब हम अगर एक तरीके से किसी चीज को चेस करने के लिए एग्जिट कर रहे हैं। अगर या आप डिससेटिस्फाइड है अपनी इन्वेस्टमेंट से, कई बार हमें मार्केट्स थोड़ा स्पॉइल भी करती हैं, इतने फिनोमिनल रिटर्न्स दिखाती है कि हमें कई बार अपने फंड्स के रिटर्न्स थोड़े कम लगने लग जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने 18 लाख रुपए लगाए थे और 7 साल में आपको करीबन 12% का CAGR मिला और आपके 33 लाख वो बन गए। एब्सोल्यूट रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो 83% का एब्सोल्यूट रिटर्न बनता है, पर 12% CAGR है। और 12% पे हम अपने सारे प्रोजेक्शंस करते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि गोल्स के लिए हम 12% रिटर्न्स लेके चल रहे हैं, पर इन्वेस्टर्स कई बार डिससेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे में अगर स्वाति वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे इससे निकलना चाहिए, तो उनको अपना आगे जो री इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें कहाँ पैसा लगाना है, उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन को माइंड में रखना फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इसी फंड में बने रहे या आप आगे कहाँ पैसा लगाएंगे।
अगर आगे पैसा लगाने के लिए मान लीजिए वो इसी में कंटिन्यू करते हैं और 5 इयर्स का होराइजन है तो करीबन 58 लाख बना लेंगे। 10 साल का होराइजन है तो 1 करोड़ इसी फंड में इनका बन सकता है। बट मान लीजिए वो पैसा निकालना चाहते हैं और वो टैक्स पे करते हैं तो करीबन 1.7 लाख का वो टैक्स पे करेंगे एंड देन इसको री इन्वेस्ट करते हैं। अगर री इन्वेस्टमेंट किया और उनने एक ऐसी जगह पैसा लगाया 5 इयर्स के लिए जहां आपको 12% से ज्यादा अधिक रिटर्न मिले, मान लीजिए उनको 15% रिटर्न मिल गए, तब तो उन्होंने कुछ मुनाफा कमाया। तो 58 लाख की जगह वो करीबन 63 लाख कमा सकते हैं इस पैसे पे टैक्स के देने के बावजूद। बट अगर वहां पे भी उनको 12% की ही ग्रोथ मिली तो सिर्फ 55 लाख रुपए इनके बनेंगे। तो यानी कि वो वर्स ऑफ है ऐसा डिसीजन लेने में। और अगर उनका 10 इयर्स का होराइजन है, क्योंकि तब उनको कंपाउंडिंग का ज्यादा समय मिल जाएगा स्वाति, तब वो अगर 15% तक का रिटर्न उनको अपनी दूसरी स्कीम से मिल जाता है तो वो अराउंड 1.2 करोड़ तक जमा कर सकते हैं। और अगर 12% का रिटर्न मिलेगा तब वो 97 लाख जमा करेंगे। बट यहाँ पे अगेन वो अगर अपनी पुरानी स्कीम में ही बने रहते तो वो बेटर ऑफ होते, क्योंकि उनको वहां पे भी 12% रिटर्न मिले इवन आफ्टर पेइंग द टैक्स। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है कि निवेशक निकलने के बाद कहाँ पैसा लगाने वाले हैं, उस स्कीम की प्रोजेक्शन क्या है, क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस लेके चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और उसके अलावा क्या वो सही टाइम पीरियड दे पाएंगे उस अगली स्कीम को जिसमें वो पैसा लगाने का सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ डिसीजंस हैं जो निवेशकों को लेने चाहिए। देखने के बाद देन अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं एंड आप दूसरी स्कीम में फिर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर बुकिंग योर प्रॉफिट्स। बिल्कुल। और पंकज जी, इसी से जुड़ा आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, किसी के अभी पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हैं तो वो भी एक बड़ा रीज़न होता है किसी फंड से एग्जिट करने का, या फिर बहुत रिडंडेंट स्कीम्स हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्कीम्स जिस पे आप पैसा डाल के रखा हुआ है, नया इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, ये सही समय है वो पैसा निकाल के एग्जिस्टिंग फंड्स में डालें या फिर नए फंड्स में डालें अभी बाजार में? और अगर ऐसे कुछ नए फंड्स में डाल सकते हैं तो क्या रिकमेंडेशंस आपकी रह सकती है, कहाँ पर रिकमेंड करेंगे पैसा डालने के लिए? बिल्कुल स्वाति जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही समय भी है, क्योंकि निवेशकों ने, स्पेशली जिन लोगों ने 2020 के बाद निवेश की शुरुआत की, उनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में, सभी नहीं, कि एलोकेशन इनअप्रोप्रिएट है। स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एलोकेशन होगा, डिफेंस में एलोकेशन बहुत ज्यादा देखा जा सकता है, यानी कि थीमेटिक फंड में स्पेशली बहुत सारा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग थीम हो, एनर्जी हो, तो एलोकेशन ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। अब हम हमेशा कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो जहां पर 70-80% डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, 20-30% हो सकता है कि आप एलोकेशन थीम में करें, सेक्टर में करें। और अगर डाइवर्सिफाइड फंड की बात की जाए तो आपका 50-60% एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए, 20-30% आपका हो सकता है मिड कैप में हो, 10-20 स्मॉल कैप हो, इस तरह से मतलब एलोकेशन रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका जो एलोकेशन है वो काफी बिगड़ गया था, किसी भी वजह से, हो सकता है कि आपने चॉइस गलत की इन्वेस्टमेंट करते समय, या रिटर्न्स की वजह से वो एलोकेशन रीबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो ये सही समय है कि आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को सही कर लें। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम बात करें कि स्कीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बात करें कि बेंचमार्क के हिसाब से रिटर्न्स नहीं दे रही है स्कीम, तब भी उसको रीबैलेंस कर सकते हैं। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को सही कर लेना चाहिए। रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को भी ध्यान रखते हुए पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे, तभी लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अदरवाइज ऐसा ही होगा कि एक टाइम में रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे लेकिन गिरावट में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो अभी समय है कि अपने पोर्टफोलियो को सही कर लीजिए, ताकि जब सही समय से अब मार्केट उठना स्टार्ट होगा तब इसका फायदा आपको मिल पाएगा। ओके, तो ये रहा आपके लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी का स्मार्ट प्लान। हमारे दोनों एक्सपर्ट से हमने जाना कि कब समझदारी है किसी फंड से निकलना, कब समझदारी है अपने निवेश में बने और डटे रहना, और यही टाइम है बाजार में स्मार्टली बने रहने का। और टिप्स दिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, पंकज जी और प्रबलीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।